अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेसन ज़रूर याद किया होगा और आज हम बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेम्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से पहले मैं आपको कुछ बातें इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगी कि हमारी इस ज़मीन पर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं और कहा ये जाता है कि ज़मीन पर 10 मिलियन काइंड्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज़म्स पाए जा रहे हैं और इनको साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, स्टडी कर रहे हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जिसको स्टडी किया गया है। ओनली 1/3 proportion of this 10 million kind of organisms are studied and grouped in different groups। इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा गया है। बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में 5 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के नाम भी पढ़े थे। डू यू रिमेंबर? फर्स्ट वन वाज नेम्ड एज प्रोकैरियोट्स। यस, आपको याद आ गया है। प्रोटिस्ट, सेकेंड वन एज प्रोटिस्ट, थर्ड वन फंजाई, फोर्थ वन है प्लांट्स एंड फिफ्थ वन है एनिमल्स। 10 मिलियन काइंड्स ऑर्गेनिजम्स में से 1/3 को अभी सिर्फ कैटेगराइज किया गया है, बाकी सारे अभी तक अननोन हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए और उनको 5 बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, एज द नेम इंडिकेटिंग, is the combination of 2 words, bio and diversity। bio तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का मतलब जो है वो है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। वेराइटी within a species, within a species and among species। जी, within a species and among species। एक ही स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी वैरायटी है। लाइक ह्यूमन बींग्स, बहुत कम ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी आपस में कोई शक्ल मिलती होगी। आप बाय फीचर ही देख लें कितनी वैरायटी है ह्यूमन बींग्स में। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वैरायटी विद इन आ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं, सबका अपना अपना लिविंग स्टाइल है, सबकी अपनी स्ट्रक्चर है। तो ये सारी वैरायटी, diversity means variety within a species and among species। So biodiversity is the measure of species इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। मेजर ऑफ स्पीशीज़ इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स।
बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है बच्चों प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो हम दो वर्ड्स यहाँ पे, दिस इज़ द डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, दो वर्ड्स यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज फ्लोरा। फ्लोरा क्या चीज़ होती है? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन अ रीजन। और फौना कहते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन अ रीजन। किसी भी खास इलाके में पाए जाने वाले प्लांट्स की वैरायटी को फ्लोरा कहते हैं। जैसे प्लेन एरियाज में पाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे इकोसिस्टम में, किसी प्लेट्यूज में या हिली एरियाज में वैसे प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे। सो द प्लेन एरियाज प्लांट्स विल बी द फ्लोरा ऑफ दैट रीजन। और एनिमल्स जिस इलाके में जहाँ पे ख़ास किस्म के एनिमल्स पाए जाएंगे वो वहाँ का फौना कहलाएंगे। और फ्लोरा और फौना दोनों ही कितने ज़्यादा किसी भी जगह पे पाए जाते हैं, जानवर और पौधे किस तरह से पाए जाते हैं, वहाँ की एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वहाँ की एनवायरनमेंट में उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के साथ साथ टाइप ऑफ सॉइल बहुत मैटर करती है। बच्चों प्लांट्स जितने अच्छे ग्रो करेंगे ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। और जब किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले नंबर ऑफ एनिमल्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती। सो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑल्टीट्यूड, कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सी लेवल से हाइट कितनी है, और उसके साथ ही साथ में सॉइल की टाइप कैसी है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। फ्लोरा और फौना कहीं पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे बहुत कम होता है। लेट्स सी कि ज़मीन पर किस तरह से, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ट्रॉपिक्स वो रीजन है, ट्रॉपिक्स वो रीजन है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। Many organisms are present in the temperate regions. Temperate regions में भी होते तो हैं many organisms. Many organisms are found in the temperate regions. Then थर्ड वन, पोलर रीजन्स में तो बहुत ही कम होते हैं। अब उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। पोलर रीजन्स में फ्यूअर स्पीशीज पाई जाती हैं, क्योंकि इन रीजन्स का, अर्थ के इन रीजन्स का टेम्परेचर का डिफरेंस है। सबसे पहले टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल, हर इलाके में ख़ास बारिश की मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश होगी, पानी की अवेलेबिलिटी ही प्लांट्स ग्रोथ को कंफर्म करेगी, और प्लांट का होना ही एनिमल्स के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। इसलिए ट्रॉपिक्स वो एरियाज़ हैं जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ की रेनफॉल इतनी सूटेबल है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद टेम्परेट रीजन्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में पाए जा रहे हैं। इसके बाद पोलर रीजन्स, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सारा साल का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर
बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं, यहाँ पर स्पीशीज़ सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। सो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ distribution, diversity is the measure of species in different ecosystems। फिर हमने कहा कि जी प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम फ्लोरा का नाम देंगे किसी इलाके में, और एनिमल की जितनी भी वैरायटी पाई जाएगी किसी इलाके में उसको हम फौना का नाम देंगे। ये बहुत ही छोटी सी दो टर्म्स हैं, दो वर्ड्स में डिफ़ाइन की जा सकती हैं और ये भी डेफिनेशन के तौर पे आती हैं, डिफाइन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो तमाम एरियाज़ में एक जैसी नहीं है, इवनली नहीं पाई जाती है, बल्कि इट डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑल्टीट्यूड। फिर हमने ये कहा कि ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मैनी एनिमल्स आर प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन्स एंड फ्यूवर आर प्रेजेंट इन द पोलर रीजन्स। अगर हम लाइफ के इब्तदा की, ओरिजिन की बात करते हैं, तो साइंस में अभी तक कुछ कंफर्म कैलकुलेशन नहीं हुई है साइंस में। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इस ज़मीन को बने हुए ओरिजिन की बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर जितनी भी ये लाइफ बनी है, जितनी भी ये बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको बनने में जो टाइम लगा है दैट इज़ 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के नतीजे में आज लाइफ इतनी स्ट्रॉन्गली इस ज़मीन पर पाई जा रही है। 4 बिलियन ईयर्स के अंदर ये सारी इतनी तब्दीलियाँ आई, इतनी एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन किसको कहते हैं बच्चों? सडन चेंजेस या जो भी चेंजेस आ रही हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते चले जा रहे हैं। तो ये आज लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, ये जिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको बनने में साइंसदानों का ये कहना है कि 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का टाइम इनको लग गया है इसको बनने में। लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई? साइंस में अभी तक इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं 600 मिलियन ईयर्स पहले, 600 मिलियन ईयर्स बिफोर, यहाँ पर लाइफ जो थी वो बहुत ही सिंपल थी। 600 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर लाइफ किस फॉर्म में थी? या तो सिर्फ बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिनको ऑक्सीजन के बगैर सांस लेने की आदत है। ज़्यादातर बैक्टीरिया, कुछ अब तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले भी हैं, और उनके साथ ही साथ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ प्लीज मार्क द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। और स्टार्ट में बायोडाइवर्सिटी से पहले उन्होंने बताया है कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट दिस अर्थ, इस ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है, और हमने 5 बड़े ग्रुप्स में इनको रखा है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मार्क करेंगे और कंप्लीट पैराग्राफ है ये। इसके बाद आप फ्लोरा एंड फौना के लिए एक सेंटेंस को मार्क करेंगे। हाउ बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ, और ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। एक क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स, तो आप लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल। उसके बाद किन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट फॉर्म में या फ्यूवर है, ये आप MCQs के लिए भी मार्क करेंगे। और ये MCQs में आ चुका है, बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड रिचेस्ट इन डैश। किन एरियाज़ में रिचेस्ट होती है? सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिक्स में। ठीक है, और मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स, और ये भी MCQ है। और थर्ड वन भी MCQ है, फ्यूवर स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दीज रीजन्स। 4 रीजन्स गिवन हो तो यू मस्ट रिमेंबर कि पोलर रीजन्स में
वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव करें, इसलिए बहुत कम ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट आप हेडिंग देंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ज़िंदगी का आगाज़ कब से हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो टाइमलाइन उन्होंने दी हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को बनने में कितना टाइम लगा, 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के नतीजे में आज लाइफ जितनी भी कॉम्प्लेक्स है उसको वजूद में आने में ये टाइम लगा। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 600 मिलियन ईयर्स बिफोर यहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के और बैक्टीरिया के। यानी 600 मिलियन साल पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और बैक्टीरिया थे जो यहाँ पर रहते थे। उसके बाद ये लाइफ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, छोटा सा इसी से रिलेटेड है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है? सबसे पहले आप देखें, बायोडाइवर्सिटी जब वर्ड जैसे ही आ गया तो हमारे जहन में फ़ौरन आ गया प्लांट्स और एनिमल्स। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड। सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी इम्पोर्टेंस में, दैट इज़ सोर्स ऑफ फूड। चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, बोथ आर द सोर्स ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से फूड तैयार करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स उनको खाते हैं, फिर उन्हीं एनिमल्स को बहुत सारे दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाते हैं। सो इन दिस वे बायोडाइवर्सिटी इज़ द सोर्स ऑफ फूड। इसके बाद बेटे इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स वो तमाम मेडिसिन्स जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती हैं और जो ट्रीटमेंट के लिए, क्योर ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं, उनको हम बहुत सारे प्लांट्स से लेते हैं। और याद रखिएगा प्लांट्स के साथ साथ एनिमल बॉडी से भी बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। और प्लांट्स में जैसे आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन और निकोटीन जैसी मेडिसिन्स हैं जो प्लांट्स से ली जा रही हैं। एनिमल्स में से उनके हार्मोन्स लिए जाते हैं और ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं और बॉडी पार्ट्स लिए जाते हैं और उनसे डिफरेंट मेडिसिन्स को तैयार किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल भी यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है जो कि बायोडाइवर्सिटी से लिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वुड है, बिल्डिंग मटेरियल है। उसके बाद एडहेसिव्स हैं। एडहेसिव्स जिनमें रेजन्स, गम्स, ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। एडहेसिव्स, रेजन्स, गम्स, ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे यूज़ होते हैं, एडहेसिव्स, रेजन्स और गम्स। इसके बाद बेटे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से भी और एनिमल्स बॉडी से भी, ऑयल जो कि मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। इसके अलावा फूड, ड्रग्स, बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल के अलावा यही बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में और बनाने में भी इन्वॉल्व है, इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। मेकिंग एंड मेंटेनिंग, मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स को बनाने में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स का रोल है। इकोसिस्टम्स आप देखते हैं कि लाइफ जो है कहीं पे पानी में पाई जाती है, कहीं
फ्रेश वाटर में है, पानी ही की अगर को एलेबोरेट करते हैं वाटर लाइफ को, तो कहीं पे फ्रेश वाटर में है और कहीं पे सॉल्टेड यानी सी वाटर में भी लाइफ बहुत ही फुल एक फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स स्टैब्लिश होते हैं और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये क्या चीज़ है? आपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि स्टडी किए होंगे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कुछ मटेरियल्स होते हैं जो वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर एट द एंड वो दोबारा से एनवायरनमेंट में उसको आफ्टर देयर डेथ वो एनवायरनमेंट में वो मटेरियल दोबारा से चले जाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी ही इन मटेरियल्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती है, जिससे कि कोई भी केमिकल या कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ना ही एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो पाते हैं और ना ही ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ कर पाते हैं, और इस तरह से एक बैलेंस फॉर्म में इकोसिस्टम स्टैब्लिश रहते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स which we discussed in the importance of biodiversity. Recall them. Biodiversity is the source of food. Drugs का बहुत बड़ा source है. इसके बाद building materials हैं, then industrial materials हैं like adhesives, resins, gums, oils extract किए जाते हैं from some seeds of plants and from animals. उसके बाद making and maintaining of ecosystems. इकोसिस्टम्स को बनाते हैं और इकोसिस्टम्स को स्टेब्लिश रखने में भी बायोडाइवर्सिटी का रोल है। याद रखिएगा, किसी भी एरिया में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगी, एक इंटरेक्शन डेवलप होगी और उससे जो सिस्टम बन जाएगा दैट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, और मेकिंग और मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम के साथ साथ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स from atmosphere to organisms and organisms to atmosphere। इस तरह से materials जो हैं वो exchange भी होते रहेंगे और किसी भी चीज़ के environment में कमी या ज़्यादती नहीं होगी। ठीक है जी। next है हमारे पास classification। aims and principles। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। 10 मिलियन काइंड्स में से बायोलॉजिस्ट ने 1.5 मिलियन एनिमल्स को स्टडी कर लिया है। 1.5 मिलियन एनिमल्स को स्टडी करके उनके फीचर्स के बारे में जान लिया है और उनको कैटेगराइज कर लिया है डिफरेंट ग्रुप्स में। इसी तरह से 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जिनको अभी तक स्टडी कर लिया गया है इस ज़मीन पर जो पाए जा रहे हैं। 1.5 मिलियन एनिमल्स, प्लीज़ अंडरलाइन दिस फॉर MCQs ऑल्सो। ठीक है बेटे, 1.5 मिलियन एनिमल्स को स्टडी किया जा चुका है। ये याद रखना है कि टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, 10 मिलियन। उनमें से जो बायोलॉजिस्ट ने स्टडी कर लिए हैं वो कितने हैं, 1.5 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख लिया गया है। लाइफ जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बहुत सिंपल फॉर्म में भी है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट इन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर हम सिंपल फॉर्म की एग्जांपल देना चाहें यहाँ पर तो बैक्टीरिया, अगेन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
जो सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ पूरी कर रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसकी एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। अब इन बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक, जो सबसे सिंपल था वो कौन था? बैक्टीरिया। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जा रहा है दैट इज ह्यूमन बीइंग। आप देखें बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, स्विमिंग करते हैं। सम वॉक ऑन 2 legs, सम ऑन 4 legs, कुछ फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। हर एक का खाना खाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ मारते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और उनको खाते हैं, कुछ फ़ायदा देते हुए उनके साथ ताल्लुक़ बना लेते हैं और कुछ नुकसान भी देते हुए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को उनके साथ उन्हीं से उनके बॉडी पार्ट्स को एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। अब इन्हीं तमाम कैरेक्टर्स को माइंड में रखते हुए कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को माइंड में रखते हुए बायोलॉजिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं उनको एक जैसे ग्रुप्स में रख दिया जाता है। ठीक है, और एक जैसे ग्रुप्स में रख दिया जाता है ताकि इससे क्या होगा कि बहुत मुश्किल है हर एक एनिमल को और हर एक प्लांट को अलग-अलग स्टडी करना, एक एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा है कितनी डाइवर्स फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। और उससे बेहतर ये है कि जब हम एक ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो उस ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, कैरेक्टर्स की बेस पे, और ऐसे कैरेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं उसकी बेस पर क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्सोनोमी। अगेन बच्चों हम ये ब्रांचेस में भी पढ़ चुके हैं टेक्सोनोमी। यस, taxonomy is the branch of biology in which we study the classification of organisms. Taxonomy is the branch of in which we study organisms. We study the classification classification of organisms into groups and subgroups. And subgroups. टेक्सोनोमी से ही एक और ब्रांच भी बनती है ये क्लासिफिकेशन की, एक और स्टडी भी है दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? Systematics में हम we study classification of organisms, classify the organisms, and into groups and subgroups and traces their evolutionary history. Very important point. Evolutionary
हिस्ट्री। जी बच्चों, जब हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी को, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम उनके जो कैरेक्टर्स सेम होंगे उनकी बेस पे उनको ग्रुप्स में रख देंगे। सिस्टमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के साथ साथ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में रखने के साथ साथ हम उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ट्रेस करेंगे। ट्रेसेस देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि पास्ट में उन्हीं ऑर्गेनिजम्स जिनको अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, पास्ट में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स क्या कैरेक्टर्स पोजेस करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ क्या चेंजेस इनमें आ चुकी हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर क्लासिफाई करने का, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के दो अहम एम्स हैं। एम्स आपने ये भी बहुत यहीं पे मार्क कर लेने हैं। देयर आर टू एम्स of classification. First one है to study the organisms characteristics which are similar और वो characters जो different हैं। Similar characters to study the similar characters, similar and different characters of organisms। वो कैरेक्टर्स जो सिमिलर होंगे उसकी बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को एक जैसे ग्रुप में रख देंगे, और ऐसे तमाम कैरेक्टर्स जो डिफरेंट होंगे उसकी बेस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख देंगे। To trace the evolutionary history of organisms। जी, दो अहम मकासद हैं सिस्टमेटिक्स के भी और टेक्सोनॉमी के भी। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज़ सिमिलर है और क्या चीज़, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं, उनको एलेबोरेट फॉर्म में स्टडी करना है। फिर उस पाथवे को ट्रेस करना है जिससे हमें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल सके कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ग्रैंड पेरेंट्स से अब तक कौन कौन सी चेंजेस हैं जो आ चुकी हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी कि ये स्टडी किया गया कि बर्ड्स जो एक पूरा ग्रुप है वर्टेब्रेट्स का, बर्ड्स के अंदर जो विंग्स के बोन्स हैं वो, और मैमल्स के ग्रुप में पाया जाने वाला एक एनिमल बैट भी फ्लाई करता है, ठीक है। तो बैट की विंग्स की बोन्स जो हैं वो बहुत सिमिलर देखी गई बर्ड्स के साथ। तो यहाँ से उन्होंने ये रिलेशन देखा कि कुछ ना कुछ इन मैमल्स का बर्ड्स के साथ कोई लिंक कहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे पाया जाता होगा, जिसकी वजह से इनमें बोन्स की अरेंजमेंट एक जैसी है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी एक जैसे ऑर्गन्स का पोजेस करना। तो इस तरह से भी हमें क्लासिफिकेशन में बहुत सारी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को किस बेस पे किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं। फर्स्ट वन क्या है? टेक्सोनॉमी। ये मार्क कीजिएगा, एक लाइन की डेफिनेशन है। टेक्सोनॉमी के बाद सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। सिस्टमेटिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के साथ साथ उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं। ये डिफरेंस में भी आ सकता है, डेफिनेशंस भी सिर्फ पूछी जा सकती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, इसमें हम सिर्फ क्लासिफाई करते हैं, जबकि इसमें हम क्लासिफाई करने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट
एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी शॉर्ट पूछा जा सकता है, एम्स ऑफ टेक्सोनॉमी, एम्स ऑफ सिस्टमेटिक्स भी पूछे जा सकते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप माइंड में रखिएगा। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफाई करने का मकसद क्या है, क्यों किया जाता है? टू स्टडी द सिमिलर एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ताकि हम उनको ग्रुप में और सब ग्रुप्स में रख सकें। टू ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है? फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होने लग गई तो अपीयरेंस वाइज जो भी कैरेक्टर्स थे, लुक वाइज जो भी कैरेक्टर्स थे कि ये लुक में ये कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स के सेम हैं और इनको एक ग्रुप में रख देते हैं। जो दो लुक वाइज कैरेक्टर्स रखने, डिफरेंट कैरेक्टर्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, उनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया। कैरेक्टर्स वर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स की बेस पे हुई, एक्सटर्नल लुक पे क्लासिफिकेशन हुई, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे होने लग गया। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ऑर्गेनिजम्स की डाइसेक्शन करके उनके इंटरनल पार्ट्स को भी स्टडी किया गया, और फिर उसके बाद अगर उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उनके सिस्टम्स एक जैसे थे तो उसकी बेस पे भी क्लासिफाई किया जाने लग गया। देन थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन फर्दर बेटर बनाई गई और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखा गया। ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस पाई जाती हैं, कौन कौन सी स्टेज से गुजरती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को भी बेस बनाया गया। राइट बच्चों, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक जैसी स्टेजेस शो करते हैं उनको एक जैसे ग्रुप्स में रख दिया गया, और जो डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट की शो करेंगे, आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। लाइक एक इंसेक्ट जो है एग से लार्वा बनाता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है, ठीक है। इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी किया गया, और जो एक जैसी स्टेजेस पे थे उनको हमने एक जैसे ग्रुप्स में रख दिया। स्टार्ट में मैंने बताया कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उसको बेस बना लिया गया, वो काफ़ी नहीं रहे तो इंटरनल कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया गया, ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को स्टडी किया गया। इसके बाद बच्चों स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाने लग गई। फोर्थ वन जो अब लेटेस्ट बेस है दैट इज द मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बेस पे, मॉडर्न जेनेटिक्स की बेस पे, मॉडर्न जेनेटिक्स जो कि बेस कर रही है सारी की सारी डीएनए के ऊपर। अब एक सेल, ऑर्गेनिजम्स के सेल में पाए जाने वाले डीएनए को मैच किया जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसा डीएनए पोजेस करते हैं उनको हम एक जैसे ग्रुप्स में रखते हैं, और डीएनए की ही बेस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में भी रख देते हैं, ठीक है बेटे। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर क्रोज हैं, स्पैरोज हैं, पिजन्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, सब फ्लाइट करते हैं, सब उड़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पिजन्स, इंसेक्ट्स और क्रोज जो हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स, ठीक है। उनकी बॉडी फीचर्स, नो डाउट कि दे आर डिफरेंट स्पीशीज, बट ऑल दीज crows, pigeons and sparrows belong to one group of vertebrates which is named as birds, क्योंकि उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम होंगे एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स, ठीक है बेटे।
तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? कहते हैं स्टार्ट में तो सिंपल अपीयरेंस को ही देखते हुए क्लासिफाई किया गया। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन को डिफरेंट लेवल्स पे अपग्रेड किया गया। स्टार्ट में क्या था, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बेस पे उनको ग्रुप्स में रखा गया। देन इंटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स तो है, इसमें भी आप हर एनिमल को, हर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को बाकायदा स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ, और फिर उसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं और सिमिलर ग्रुप्स में रखते हैं। देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन थी जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बेस करने लग गए, सिमिलर कैरेक्टर्स की बेस पे एक जैसे ग्रुप्स में आ गए। लेकिन उसके बाद जो डीएनए की बेस पे मॉडर्न जेनेटिक्स की हेल्प से जो क्लासिफिकेशन होने लगी, दैट इज़ मोर एक्यूरेट, और उसमें कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं पाई गई, क्योंकि डीएनए के ज़रिए से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में इकट्ठा कर लिया गया। जी बेटे, आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया, इसको अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हाउ बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे, और ओरिजिन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी का आगाज़ कब हुआ था। ये एमसीक्यूज़ के लिए मार्क करना है आपने। 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के नतीजे में आज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और आज से 600 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, यहाँ पे सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया पाए जाते थे। ठीक है, ये 2 एमसीक्यूज़ के लिए भी मार्क करना है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ भी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट को या ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, ड्रग्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स, और उसके बाद इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, उसके बाद इकोसिस्टम्स को बनाने में और मेंटेन रखने में भी बायोडाइवर्सिटी का रोल है, और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी बायोडाइवर्सिटी एक अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा। क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जा रही है, और क्लासिफिकेशन क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और हमने ये भी देखा कि 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जिनको कैटेगराइज कर लिया है बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके कैरेक्टर्स की बेस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। फिर उसके बाद बेटे हमने देखा कि टेक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमेटिक्स क्या है। टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 3 तो थे शॉर्ट। उसके बाद हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा कि क्लासिफिकेशन को किस तरह से किया जा रहा है। 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्टडी किए, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, और उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्न जेनेटिक्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो बच्चों, ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी आ चुका है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। तो स्टार्ट से, बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करके इसकी इम्पॉर्टेंस तक आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, आ चुका है टर्म एग्ज़ाम्स में। तो आपने इसमें क्लासिफिकेशन को भी डिफ़ाइन करना है, इसके साथ ही साथ में एम्स में आपने टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स और फिर एम्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप इन चारों पॉइंट्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। जी, थैंक यू सो मच।